ओके। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर पा रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारी क्वेश्चन की सीरीज अभी चल रही है। आज हमारा 12th जो है डे है। देखते हैं आज के क्वेश्चन क्या कह रहे हैं दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखते हैं क्या बोला गया है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन बोला गया है निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आज का है निम्नलिखित में से किसी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। तो हम लोग जानते हैं कि कार्य या ऊर्जा दोनों क्या होते हैं, हमारे बराबर होते हैं। कार्य बराबर किसके होता है, ऊर्जा के। क्योंकि जब हम कोई कार्य करेंगे तो क्या होगा, ऊर्जा ही खत्म होगी दोस्तों। तो इससे हमको पता लगता है कि देखिए, शक्ति यहाँ पर दिया गया है, ये नहीं होगा। घनत्व नहीं होता है, बल नहीं होता है दोस्तों, शक्ति नहीं होगा। तो कार्य बराबर किसके होगा, ऊर्जा के होता है दोस्तों। ठीक है, तो कार्य की इकाई किसके बराबर हो जाएगी, ऊर्जा के बराबर हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, ऊर्जा की इकाई किसके बराबर होगी, कार्य के। तो हमारा फर्स्ट का ऑप्शन सी फॉर चैपलिन इज राइट होगा दोस्तों। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या बताया गया है। दूसरा क्वेश्चन बोला गया है कि यशाई प्रणाली में प्रतिबल की माप की इकाई क्या है। अब जानते हैं हम लोग यशाई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई क्या है। हम जानते हैं, देखिए प्रतिबल हमारे पास क्या होता है दोस्तों। प्रतिबल बराबर क्या होता है, लगाया गया बल बटे क्षेत्रफल, एरिया। एरिया ठीक है। तो बल का मात्रक हमारे पास न्यूटन होता है दोस्तों। एरिया का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। क्या होता है दोस्तों, मीटर स्क्वायर। तो प्रतिबल का मात्रक क्या होगा, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखना है आपको, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। ठीक है, प्रत्यास्था के चैप्टर में हमारे पास प्रतिबल होता है दोस्तों। एक हम चैप्टर पढ़ते हैं इलास्टिसिटी इंटर में, प्रत्यास्था, उसमें प्रतिबल हमारा मिलता है। तो इसका मात्रक हो गया न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर दोस्तों। ठीक है, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं दोस्तों। भार की एसआई इकाई वही है जो कि डैश 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 की एसआई इकाई है। अब बताइए आप लोग, देखिए भार की इकाई वही है जो हमारे पास क्या है भैया, डैश 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 की इकाई है। देखिए भार की इकाई दाब की इकाई के बराबर होती है, दूसरी प्रणोद के बराबर होती है, बल के बराबर है, और फोर्थ हमारे पास द्रव्यमान के बराबर है। तो भार की इकाई किसके बराबर है दोस्तों, बताइए आप लोग। द्रव्यमान बोला गया है, देखिए ऑप्शन हमारे पास है। ठीक है, दाब बल प्रणोद और द्रव्यमान। देखिए द्रव्यमान तो नहीं होगा, इसको काट दीजिए। ठीक है, प्रणोद हमारे पास ये नहीं होता है। तो हमारे पास भार और बल एक ही बात होती है। दाब नहीं होगा, हमारे पास क्या होगा दोस्तों, बल होगा। बस इसको ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो किसके बराबर होगी हमारे पास, बल के बराबर होती है। बस इसको ध्यान रखना है। भार की इकाई किसके बराबर होती है, बल के बराबर होती है। क्योंकि बल लगाएंगे वही भार के बराबर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास सी ऑप्शन, सी फॉर चैपलिन इज राइट आंसर दोस्तों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 4, अब देखिए एक एटमॉस्फेयर मतलब एक वायुमंडलीय दाब किसके बराबर होता है, एक वायुमंडलीय दाब। अब देखिए यहाँ पर एक एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर को हम क्या लिखते हैं, एटमॉस्फेयर। एक एटमॉस्फेयर मतलब एक वायुमंडलीय दाब। ये कितना होता है हमारे पास, 1.01 गुणे 10⁵ पास्कल होता है दोस्तों। कितना होता है, 1.01 गुणे 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। बस इसको ध्यान रखना है आपको। एक एटमॉस्फेयर बराबर 1.01 गुणे 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला गया है और पूछा कब गया। देखिए आरआरबी ग्रुप डी 2018 और 2018 मतलब 2 शिफ्ट में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 5 लिखते हैं इसको। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है, अदिश राशि है बताना है, कौन सी है हमारे पास अदिश राशि। अब देखिए अदिश राशि पहले जानिए, सदिश राशियां पहले देखिए। सदिश राशि, सदिश राशियां क्या होती हैं दोस्तों, पहले ये आप लोग जानिए। वे राशियां जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो। क्या हो इसमें, परिमाण व दिशा दोनों होनी चाहिए दोस्तों। दिशा दोनों होनी चाहिए, दोनों हो, दोनों हो। ठीक है, और अदिश राशियां क्या होती हैं, अदिश राशियां, अदिश राशियां इसमें केवल परिमाण, केवल केवल परिमाण होगा, परिमाण होता है, परिमाण होता है बट दिशा नहीं होती दोस्तों। ठीक है, दिशा नहीं, बस इसको ध्यान रखना है। तो देखिए यहां पर बोला गया है कौन सी अदिश राशि है। तो देखिए
जहां पर बेग लगा हुआ मिल जाए, कैसे सदिश राशियों को पहचानेंगे हम लोग, इसमें पीछे क्या लगा होगा, पीछे शब्द एक लगा होगा, पीछे शब्द लगा होगा बेग। पीछे शब्द अगर बेग लगा है तुम जान जाएंगे, जैसे संवेग, आवेग, त्वरण हमारे पास ये कौन सी हैं हमारे पास भैया, सदिश राशियां। तो संवेग हमारे पास सदिश है, ये सदिश है बस। बल कैसी है हमारे पास, सदिश है, कैसी है, सदिश है। बेग देखिए बेग लगा पीछे, ये भी हमारे पास सदिश हो गई। तो बची कौन सी हमारे पास, अदिश बतानी है, यही बची हमारे पास सी, द्रव्यमान। अदिश बतानी थी बस। तो 5 का हमारे पास हो गया सी फॉर जैपलिन इज राइट आंसर दोस्तों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा अधिक काम कर सकता है। एक घूमता हुआ पहिया, एक घूमता हुआ पहिया बोला गया है। दूसरा बोला गया है बंदूक की एक चली हुई गोली और गतिशील पत्थर, एक उठाया हुआ हथौड़ा। कौन अधिक काम कर सकता है, मतलब किसमें अधिक ज्यादा ऊर्जा होगी, बात ये है, काम की बात नहीं यहाँ पर, ऊर्जा किसमें ज्यादा होगी, बस यही बताया गया है, काम या ऊर्जा। क्योंकि कार्य या ऊर्जा क्या होते हैं हमारे पास, बराबर होते हैं। तो बंदूक से चली हुई गोली में हमारे पास क्या होगा दोस्तों, सबसे ज्यादा ऊर्जा होगी। किसमें ऊर्जा होगी सबसे ज्यादा, बंदूक से चली हुई गोली में होगी दोस्तों, इस पर को ध्यान रखना है आपको। बंदूक से चली हुई गोली में होगी, बस बस यही बात आपको बतानी है, बस यही बात बतानी है आपको, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा होगी। बस बंदूक से चली हुई गोली बहुत फास्ट चलेगी, ये घूमता हुआ पहिया वो धीरे धीरे घूमेगा भैया, गतिशील पत्थर भी धीरे धीरे घूमेगा, उठाया हुआ थोड़ा बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं करेगा, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। कब पूछा गया है देखिए, 21, 8, 18 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आते हैं ये सब। देखिए 18 में ये भी पूछा गया है क्वेश्चन, कब पूछा गया है, 18 में पूछा गया है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है आपको, 18 में पूछा गया। देखते हैं इसको लगाने का तरीका क्या है हमारे पास। 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर पर सेकेंड की गति से बढ़ रही है और इसकी गति 10 मीटर पर सेकेंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होगा। देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया है, पहले हम लोग ये देख लें यहाँ पर दिया क्या गया है, गिवन में क्या क्या है। यम बराबर दे दिया गया हमारे पास 4 किलोग्राम, ठीक है दोस्तों। B1 हमारे पास प्रारंभिक चाल जो है 5 मीटर पर सेकेंड दे दी, लेकिन अंतिम भी चाल तो दे दी है B2, B2 कितनी 10 मीटर पर सेकेंड दे दी। तो बोला गया बढ़ाने में इस पर किया गया कार्य, कार्य या ऊर्जा हमारे पास बराबर होती है। अब देखिए यहाँ पर कार्य या ऊर्जा बराबर होती है हमारे पास, तो देखते हैं W बराबर या ऊर्जा लिख ले, हम W लिख लेते हैं, हम क्या दिक्कत है, 1/2 mb स्क्वायर लिखते हैं हम लोग गतिज ऊर्जा को, mb स्क्वायर लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे 1/2 m और B2 स्क्वायर माइनस B1 स्क्वायर, ऐसे लगाएंगे हम, कार्य ऊर्जा बराबर होती है। तो देखिए यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग, 1/2 यम कितना दे दिया गया हमारे पास 4 किलोग्राम, और देखिए B2 हमारे पास कितना दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर क्या लिखेंगे हम लोग, 10 का स्क्वायर लिखेंगे, और फिर उसके बाद हम किसका वर्ग लिखेंगे, -5 का स्क्वायर। इसको ध्यान रखना है आपको, ठीक है। यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन देखिए इसकी, 1/2 इंटू 4 लिखिए, गुणे में क्या करना है 4 लिखना है, और गुणे 10 का वर्ग कितना हो गया भैया 100, और -5 का वर्ग 25 बराबर 1/2 गुणे 4 गुणे ये कितना बचा घट के 75, इसको काट दीजिए, 2 दूना 4, तो कितना बचा 75 गुणे 2, कितना बच गया हमारे पास 150, मतलब 150। कितना आंसर आया हमारे पास 150, देखिए 100 नहीं है 150 बिल्कुल सही आंसर, मतलब 150 जूल हमारे पास कार्य करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। इसको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं आपके एनटीपीसी वगैरह एग्जाम में, इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 8, अणु का गठन करने वाले 2 परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं। अणु का जो भैया गठन करते हैं उन 2 परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं। परमाणविक संख्या, आइसोटोप, परमाणविक द्रव्यमान और परमाणुकता, क्या बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं इनको, आपको बताना है। देखिए यहाँ पर पहले आपको बोलना गया अणु का गठन करने वाले 2 परमाणुओं की संख्या को परमाणविकता बोलते हैं, परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं हम लोग, या बोला गया है परमाणुविक संख्या बोलते हैं। बताइए आप लोग कमेंट देख रहे हैं तब तक, बताइए भाई, आप लोग बताते रहिए, लगातार बताते रहिए आप लोग, मैं देख रहा हूँ आपका, ठीक है, आंसर देख रहा हूँ, बताते रहिए आप लोग, मैं देख रहा हूँ सब, बताइए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, परमाणुविक संख्या है, ऑप्शन नहीं है दोस्तों, और बताइए, और कोई बताए,
और कोई बताए, और कोई, और कोई, और कोई बताएगा, बताइए। बताइए दोस्तों बताइए। बिल्कुल सही, एक लड़का बोला है परमाणुविकता बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, परमाणुविकता बोलते हैं, बिल्कुल सही भाई। तो देखते हैं हम लोग, अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या। देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर था एक अणु, ये था हमारे पास, और दूसरा कोई बी एक अणु था। अब ये देखिए यहाँ पर अणु का गठन करने के लिए परमाणुओं की संख्या, ये दो परमाणु है, एक और दो। अब जैसे मान लीजिए ए बी बन गया हमारे पास, तो इसको क्या बोलते हैं, इन दोनों को क्या बोलते हैं भैया, परमाणुविकता है। ये बात बताई गई है, परमाणुविकता इसे बोलते हैं हम लोग, ठीक है, इसको ध्यान रखना। अणु का गठन करने के लिए परमाणुओं की संख्या, इसको परमाणुविकता बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। अगर ये दो हमारे पास थे, क्या थे हमारे पास, ठीक है, परमाणु एक और बी, तो ये दो हो गए हमारे पास, ये परमाणुविकता कहलाए, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारे पास डी ऑप्शन इज राइट होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्या बोला गया है, सोडियम के 69 ग्राम में सोडियम के 3 मोल होते हैं, तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा। अब देखिए यहाँ पर सोडियम के 69 ग्राम में, तो परमाणु द्रव्यमान देखिए हम लोग लिखते हैं परमाणु द्रव्यमान, भार बटे क्या लिखते हैं हम लोग, भार बटे मोलों की संख्या लिख दीजिए, भार बटे मोल, ठीक है। तो भार कितना है हमारे पास 69 ग्राम, ठीक है, और कितने मोल है हमारे पास 3, तो कितना हो गया हमारे पास, काट के 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो कितने हो गए हमारे पास परमाणु द्रव्यमान। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना आ गया 23, 23 आया ना दोस्तों, बस 23 आ जाएगा, बस यही आपका आंसर है, 23 इज राइट आंसर दोस्तों, ठीक है। इसको ध्यान रखना है, कितना हो गया हमारे पास 23, बस ध्यान रखना है बस, 23 इज राइट आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 लिख लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 10, CH4 के 0.1 मोल का द्रव्यमान कितना होगा, CH4 के 0.1 मोल का द्रव्यमान कितना होता है। अब देखिए यहाँ पर पहले तो हम CH4 का क्या करें, द्रव्यमान निकालिए भैया, परमाणु द्रव्यमान देखिए कितना होता है, परमाणु द्रव्यमान, द्रव्यमान। अब देखिए यहाँ पर C हमारे पास कितना है, एक अणु है ना, और H के कितने अणु हैं, 4 हैं भैया। अब देखिए कार्बन का हम जानते हैं दोस्त, कार्बन का हमारे पास परमाणु क्रमांक होता है 6, कार्बन का परमाणु भार लिख लीजिए यहाँ, C का परमाणु भार, C का परमाणु भार कितना होता है दोस्तों 12। H का परमाणु भार कितना होता है, H का परमाणु भार कितना होता है, परमाणु भार कितना होता है, एक ही होता है, ठीक है। तो C का परमाणु भार भैया 12 हो गया, और प्लस 4, और H का हमारे पास 1 होता है, तो कितना हो गया हमारे पास 16 हो गया, टोटल 16 हो गया ना। अब देखिए यहाँ पर 0.1 मोल भी तो दिए हैं। अब देखिए द्रव्यमान कितना हो जाएगा हमारे पास 16, तो ये हो गया हमारे पास, लेकिन ये इसके 0.1 मोल बोला गया है ना, तो इसका द्रव्यमान बताना है। तो 16 गुणे 0.1 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.6 हो जाएगा, बस 1.6 ग्राम आ जाएगा। ध्यान आ गया आपको, देखिए 1 ग्राम गलत है यहाँ पर, और देखिए दूसरा 16 ग्राम ये नहीं होगा, 1.1 ये नहीं होगा, 1.6 इज राइट आंसर दोस्तों, ठीक है, इसको ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 10 का देखिए किस में पूछा गया है, 14 में पूछा गया, आरआरबी एसएससी। ऐसे क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, देखिए 10 साल पुराना क्वेश्चन हो सकता है रिपीट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 11 क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 11, धातुओं के पतली तार के रूप में ढलने की विशेषता क्या कहलाती है। देखिए मान लीजिए कोई मोटी धातु थी, मान लीजिए मैंने ये मान लीजिए ये सरिया टाइप की थी, मान लो चांदी की, और इसको गला के क्या किया मैंने, पतले तार बना दिए, इतने पतले पतले से तार बना दिए, बहुत लंबे लंबे से तार बना दिए, बहुत सारे बना दिए मैंने, तार ऐसे बना दिए। तो इनको जो है क्या किया मैंने, एकदम पिघला के क्या किया मैंने, तन्ने इनको बना दिया, एकदम पतले पतले तार से तन्ने बना दिया इनको, ठीक है दोस्त, इसको ध्यान रखना है आपको। तो पतली तार बनाने के रूप में ढलने की विशेषता को तन्यता बोलते हैं हम लोग, ठीक है, ध्यान रखना है इसको आपको, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, तन्यता बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, तन्यता बोलते हैं, बस इसको ध्यान रखना है, तन्यता बोलते हैं। 11 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला गया। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होता है, कौन सा सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होता है। बस सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में देखिए सोना भैया नहीं होगा, चांदी ये भी नहीं होती, ठोस होती है, और हमारे पास एक मिल गया गैलियम और दूसरा जर्मेनियम, ये तो हमारे पास धातु है, ये नहीं होगी, तो हमारे पास क्या होगा सामान्य ताप पर गैलियम होगा दोस्तों, सही, ठीक है, ध्यान रखना सामान्य ताप पर द्रव। कौन कौन से और होते हैं, और देखिए भाई सामान्य ताप पर हमारे पास देखिए Hg होगा, मरकरी, ठीक है,
और ब्रोमीन होगा। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर हम थोड़ा इसको सही कर देते हैं। यहाँ पर आप ब्रोमीन और लिख लीजिएगा, और ब्रोमीन। ठीक है, ये भी लिक्विड टाइप में रहता है। ठीक है, सामान्यता पर ध्यान रख लीजिएगा इसको, ब्रोमीन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 13 धातुओं के ऑक्साइड। देखिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका सीटेट वगैरह एग्जाम में भी पूछा जाता है हमेशा। धातुओं के ऑक्साइड कैसे होंगे? धातुओं के ऑक्साइड, धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं दोस्तों? धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, बस इसको ध्यान रखना है। धातु होगा तो क्षार होगा। और अधातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। अधातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? ऑक्साइड अम्लीय, बस इतना ध्यान रखना है। धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं बस। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर पूछा गया धातुओं के ऑक्साइड कैसे होंगे? बेसिक होंगे, मतलब क्षारीय होंगे, क्षारीय। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 14 लिख लीजिए इसको। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पक्षियों के अध्ययन को हर्पेटोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी और आर्केप्टियोलॉजी। तो पक्षियों के अध्ययन को बताइए भाइयों, इसमें बताइए आप लोग। पक्षियों के अध्ययन को हम लोग क्या क्या बोलते हैं? पक्षियों के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं हम लोग? ऑर्निथोलॉजी। बाकी देख लीजिए। और ऑर्निथोलॉजी तो उनको बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर ऑर्निथोलॉजी, हर्पेटोलॉजी यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पर लिख लीजिए इसको, हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी, हर्पेटोलॉजी किसे बोलते हैं दोस्तों? हर्पेटोलॉजी हम लोग बोलते हैं उभयचरों व सरीसृपों का अध्ययन। उभयचर, उभयचर एवं सरीसृप का अध्ययन। सरीसृप अध्ययन इंपॉर्टेंट है ये सब अध्ययन। ठीक है, बात आपको समझ आई। फिर उसके बाद देखिए एंथ्रोपोलॉजी दिया गया है। एंथ्रोपोलॉजी जो है मानव के क्रमिक विकास। एंथ्रोपोलॉजी, 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 एंथ्रोपोलॉजी किसको लिखते हैं? मानव का क्रमिक विकास। मानव का किसको बोलते हैं? क्रमिक विकास। मानव का क्रमिक विकास। ठीक है, इसको ध्यान रख लीजिएगा आप लोग। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए यहाँ पर, जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? जीवित चीजों पर, क्वेश्चन ये है, जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन। तो जीवित चीजों पर भैया मृदा के प्रभाव का अध्ययन क्या कहलाता है? बताइए आपको आप लोग। बिल्कुल सही बात, एडाफोलॉजी। अब जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव को हम मृदा विज्ञान की शाखा में एडोफोलॉजी में करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। एंड्रोलॉजी, देखिए एंड्रोलॉजी क्या होती है? एंड्रोलॉजी यहाँ पर लिख लीजिए, एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? पुरुष में बांझपन यौन रोगों का अध्ययन। पुरुषों में हम करते हैं बांझपन और यौन रोगों का अध्ययन। ठीक है दोस्तों, यौन रोगों का अध्ययन। ठीक है, इसको ध्यान रखना है आपको। और देखिए डेस्मोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? डेस्मोलॉजी में एनाटॉमी के अंतर्गत स्नायु बंध का अध्ययन। एनाटॉमी के अंतर्गत, एनाटॉमी के अंतर्गत, एनाटॉमी के अंतर्गत, एनाटॉमी अंतर्गत स्नायुओं का अध्ययन। स्नायु का अध्ययन। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। इसको ध्यान रखना है आपको। ठीक है, बस। एग्रोबायोलॉजी आप लोग जानते होंगे। एग्रोबायोलॉजी कृषि के पौधों का पोषण एवं जीवन का अध्ययन। कृषि पौधों के जीवन का अध्ययन, जीवन का अध्ययन। ठीक है, इसको ध्यान रखना है आपको। उम्मीद है क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 समझ गए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, डैश हमारे मुंह की आंतरिक अस्तर को बनाता है। अब देखिए यहाँ पर पाई, जैसे हम अपना मुंह जब देखें हम लोग दांतों लगे होते हैं, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये सरल स्क्वैक्स एपिथेलियम ऊतक होता है हमारे पास। आंतरिक स्तर सरल स्क्वैमस एपिथेलियम क्या होता है? टिश्यू होता है, जिसे हमारा जो है मुंह जो है के अंतर्गत जो रहता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। सरल स्क्वैमस एपिथेलियम ऊतक। ठीक है, इसको ध्यान रखना है।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, मृदूतक और स्थूल ऊतक किस प्रकार के जो है प्रकार है। मृदूतक और स्थूल ऊतक, मृदूतक और स्थूल ऊतक संवहन है, यांत्रिक है, सरल स्थायी है, तंत्रिका है। अब आप लोग बताइए भाई, मृदूतक और स्थूल ऊतक बताया गया है दोस्तों। तो देखिए ये हम लोग जानते हैं, अगर मृदूतक आ जाएगा, मृदु मतलब मृदु माने सरल, एकदम मृदु और सरल, बस ध्यान रखना है। मृदूतक हमारे पास सरल स्थायी ऊतक है, बस स्थूल ऊतक, ठीक है, ध्यान रखना है। यांत्रिक नहीं होगा, तंत्रिका ऊतक नहीं होगा, मानव में पाया जाता है, संवहन नहीं होगा, ठीक है। मृदु माने मतलब एकदम मुलायम, सॉफ्ट, सरल माने एकदम मुलायम। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, डैश में पतली कोशिकाएं भित्ति के साथ साथ अपेक्षाकृत अवशिष्ट कोशिकाएं होती हैं। किस में होती हैं दोस्तों, ठीक है, फ्लोएम में होती हैं, पेरेन्काइमा में होती हैं, या अब देखिए यहाँ पर स्केलेनकाइमा एक ऑप्शन है, दूसरा फ्लोएम में है। तो आप बताइए, इसमें देख रहे हैं आपका कमेंट, आप लोग आंसर दीजिए भाई। डायडेडस में पतली कोशिकाएं कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अवशिष्ट होती हैं, ठीक ठीक है। बताइए आप लोग, बताइए भाई, निम्नलिखित में से कौन सा जो है आंसर आपका ठीक होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए आप लोग, पेरेन्काइमा या स्केलेनकाइमा, तो ऑप्शन आपको हम दे रहे हैं, पेरेन्काइमा है या स्केलेनकाइमा है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर भाई पेरेन्काइमा ही है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। पेरेन्काइमा में क्या है, में पतली कोशिकाएं भित्ति के साथ साथ अपेक्षाकृत अवशिष्ट कोशिकाएं होती हैं। ये स्क्लेरोकाइमा यहाँ पर छोड़ दीजिए, फ्लोएम भी नहीं होगा, और हमारे पास कोलेनकाइमा भी नहीं होगा। पतली कोशिका भित्ति के साथ साथ अपेक्षाकृत अवशिष्ट कोशिकाएं भी होती हैं इसमें, ठीक है दोस्त, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर देखिए 19 क्या बोला गया है, जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डैश एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है। किसको करता है, एमाइलेज को करता है भैया। अब जठर की बात होगी, ये तो मुंह में होगा, मतलब मुंह में हमारे पास एमाइलेज एंजाइम होता है, ट्रिप्सिन नहीं होगा दोस्तों, लाइपेज होगा या पेप्सिन होगा। आपको दो ऑप्शन हम दे रहे हैं बस, बताइए आप लोग, दो ऑप्शन है केवल, पेप्सिन या लाइपेज, पेप्सिन या लाइपेज, तो बताइए। देखिए बिल्कुल इसमें पेप्सिन वाला बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों, ठीक है, पेप्सिन। जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है, ठीक है, ध्यान रखना है। ये पेप्सिन कहाँ पाया जाएगा, जठर में, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, मलेरिया परजीवी का प्राथमिक परपोषी है, कौन है भाई, नर क्यूलेक्स है, नर एनाफिलीज है, मादा एनाफिलीज है, या मादा क्यूलेक्स है। अब आप लोग जानते हैं भैया, ये जो है मलेरिया हमको किससे होता है, नर मच्छर से होता है या मादा मच्छर से होता है। बिल्कुल मादा मच्छर से होता है, बस इसको ध्यान रखना। मादा एनाफिलीज मच्छर जब काटता है भैया, तो क्या करता है, हमारे पास मलेरिया परजीवी मलेरिया को फैला देता है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। तो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से हमारे पास मलेरिया होता है, बस इसको ध्यान रखना है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर क्वेश्चन 21 क्या बोला गया है। क्वेश्चन 21 निम्नलिखित में से किसकी उच्च स्तर की उपस्थिति से मधुमेह डायबिटीज होता है। अब देखिए यहाँ पर फ्रक्टोज की उपस्थिति से होता है, ग्लूकोज की उपस्थिति, सैकेराइड की उपस्थिति से, किसकी उपस्थिति, सैकेराइड तो मैंने काट दिया, ये नहीं होगा, ठीक है, सुक्रोज भी काट दिया। अब बताइए ग्लूकोज या फ्रक्टोज, बिल्कुल सही, ग्लूकोज जब बढ़ जाएगा तो क्या होगा, हमारे पास डायबिटीज की संभावना हमको हो जाती है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, देखिए कब पूछा गया है, 16 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22, 21 था, अब ये 22 है मेरे पास, हाँ बिल्कुल सही। देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा रोग मानव शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है। देखिए श्वेत रक्त कोशिकाओं को प्रभावित कौन करेगा, मस्तिष्क ज्वर बिल्कुल भैया नहीं करेगा, ठीक है, बिल्कुल इसको देखिए, छोटी मात्रा इसमें पूरे बॉडी पर क्या है, दाने जिसे लाल लाल निकलेंगे, इसको जो है, इसमें जो है आरबीसी पर इसका कोई प्रभाव नहीं, पोलियो पर इसका कोई प्रभाव नहीं। देखिए श्वेत रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करेगा भैया ल्यूकीमिया, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ब्लड कैंसर, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, दूसरा रूप इसका क्या होता है हमारे पास, इसको बोलते हैं हम लोग ब्लड कैंसर, ठीक है, सही से लिख देते हैं। देखिए इसको बोलते हैं हम लोग ब्लड कैंसर, ठीक है, BLOOD ब्लड कैंसर, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। ल्यूकीमिया, ठीक है, इसको ध्यान रखना है, ल्यूकीमिया को ब्लड कैंसर भी बोलते हैं हम लोग। देखिए 23 क्वेश्चन क्या बोला गया है। 23 सामान्यतः रक्त कैंसर के रूप में निम्नलिखित में से किसे वर्गीकृत नहीं किया गया है। देखिए यहाँ पर नहीं वर्गीकृत किया गया है, तो देखिए हमारे पास कार्सिनोमा या माइलोमा या लिम्फोमा या ल्यूकीमिया। अभी हम बताए हैं आपको
क्या बताए हैं आपको कि हमारे पास वाइट ब्लड सेल की कमी से क्या होता है भैया, ल्यूकीमिया हो जाता है, ठीक है। और इनमें से बोला गया है किसे वर्गीकृत नहीं किया गया है सामान्यतः, बताइए आप लोग भैया, बताइए बताइए, कमेंट आपका मैं देख रहा हूँ, बताइए आप लोग किसको जो है निम्नलिखित में से रक्त कैंसर के लिए वर्गीकृत नहीं किया गया है, किसको वर्गीकृत नहीं किया है। बिल्कुल सही ऑप्शन, कार्सिनोमा को नहीं वर्गीकृत किया गया है, बिल्कुल सही बात। ल्यूकीमिया को वर्गीकृत किया गया, ये तो है अभी बताए हैं जस्ट। माइलोमा को भी किया गया और लिम्फोमा को भी किया गया। देखिए कैंसर के भी कई प्रकार है, ल्यूकीमिया, माइलोमा और लिम्फोमा, ठीक है, कार्सिनोमा नहीं है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 बस। ठीक है दोस्तों, बस इतने आज के 23 ही क्वेश्चन थे। देखिए आपको ये सेशन अगर पसंद आया हो तो भैया लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बाकी जो भी लोग नए हैं, पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप लोग जुड़ जाइएगा दोस्तों। तो चलते हैं, आज के जो है क्वेश्चन हमारे पास इतने ही थे, तो देखते हैं और कल हमारे जो है क्वेश्चन और क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो लाइक अगर को पसंद आया हो तो इसको जो है आप लोग क्या कीजिएगा भैया, ये जो है इसको जो है क्या करना है आपको, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।